You. This is Hari Mohan from Knowledge Chamber Academy, and I welcome you all. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशियानोग्राफी, ये दो टॉपिक जो है, मेजर टॉपिक्स जो है फिजिकल ज्योग्राफी के, वो हम कवर कर चुके हैं। और आज जो है हम क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा आप सबके लिए ये, राइट। और एक बार प्लीज जो है जल्दी से कमेंट करें कौन कौन लाइव है, फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैं बताना चाहता हूं, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं आपको, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्लाइमेटोलॉजी जो है आपके 60-50% ऑफ द पोर्शन है, राइट। एग्जाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो अकेला जो ज्योग्राफी का पोर्शन जो आपको मिलेगा, उसमें से 60% क्वेश्चंस जो है आपको क्लाइमेटोलॉजी से ही मिलेंगे, राइट। और जहां तक एचसीएस कंसर्न्ड है, वहां आप ये पाएंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग क्लाइमेटोलॉजी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये भी क्वेश्चन थे क्या। ठीक है, इतना इजी पोर्शन उन्होंने पूछा हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि हम जो है यूपीएससी तक का कवर करें, चाहे आप किसी भी पीसीएस में बैठे, सीजीएल में बैठे, या कि जहां पे भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा क्लाइमेटोलॉजी की। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं, राइट। ओके, ये एक सेकंड होल्ड करिएगा भाई, प्लीज। देखिएगा, जहां तक क्लाइमेटोलॉजी की बात है, तो इसके मैं पहले आपको टॉपिक्स बता देता हूं, और ये भी आप नोट करके चलें। राइट, सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में। एटमॉस्फेयर की कंप्लीट जो है कंपोजिशन हम देखेंगे, क्या क्या चीज है एटमॉस्फेयर के अंदर, कैसे काम कर रही है, राइट। उसके बाद एटमॉस्फेयर की ही फिर हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लेयर टू लेयर जो है डिफर कर रही हैं, उन सबको हम देखेंगे। उसके बाद हम इंसोलेशन पढ़ेंगे। इंसोलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और इसी टॉपिक के अंदर हम एक चीज और पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट बजट, कि कितनी इंसोलेशन जो है हमारी अर्थ पे आ रही है, कितने रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, कितनी यूज हो रही है, वो पूरा जो है हीट का एक बजट तैयार करेंगे और उसको जो है पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो प्रेशर बेल्ट रहेगा। वो प्रेशर बेल्ट्स का रहेगा। प्रेशर बेल्ट्स के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फिर हम विंड्स। कितने टाइप्स की विंड है, परमानेंट, सीजनल, लोकल्स, सब विंड्स जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन, राइट। क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे विंड चलती हुई दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है सरफेस के ऊपर, ऐसे ही एक वर्टिकल करंट्स भी जाती हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर एक अपर लेयर में भी क्या है, एक सर्कुलेशन एक्टिव है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि अपर एयर सर्कुलेशन क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लाउड एयर मास, सॉरी, एयर मास, एयर मास एंड फ्रंट्स। फ्रंट्स, जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब आपस में भिड़ेंगे तो फ्रंट डेवलप्स होंगे, और कैसे जो है वेदर चेंज होता है उसके कारण, वो सारी बातें उसमें करेंगे। फिर हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम टॉपिक में पढ़ेंगे कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन के इसमें आ जाएगा आपका क्लाउड्स सारे के सारे, एंड इट्स इसके टाइप्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन, कि बारिश कैसे हो रही है फिर। और प्रेसिपिटेशन में ही रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, हेलस्ट्रॉम हो गया, ये सारे टॉपिक्स, राइट। फोग, मिस्ट, ड्यू, ये सारे इसी में आ जाएंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये इतना जो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, विजिबल हैं, ये सारे हम जो है क्लाइमेटोलॉजी के अंडर पढ़ने वाले हैं, राइट। अब तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आज एटमॉस्फेयर के साथ। देखिएगा क्या है एटमॉस्फेयर, एक्चुअली में है क्या। तो मैं आपको इससे पहले एक बार बता देता हूं। देखिए कि लेट सपोज कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के चारों तरफ आप पाएंगे कि कई टाइप्स की जो है गैसेस हैं, कई टाइप की क्या है, गैसेस हैं। और इन गैसेस में कहीं हाइड्रोजन है, कहीं हीलियम है, कहीं नाइट्रोजन है, कहीं ऑक्सीजन है, इस टाइप की। तो ये सारी गैसेस क्या हैं, ये सराउंड किए हुए हैं पूरे अर्थ के सरफेस को। अर्थ के सरफेस से ऊपर एक ब्लैंकेट है गैसेस का, जिसे आप क्या बोलते हो, एटमॉस्फेयर। इसको आप क्या बोलते हो, एटमॉस्फेयर, राइट। अब देखिएगा इस स्लाइड को। एन एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट और मून। अब ये आपको अर्थ दिखाई दे रही है और उसके सराउंड आपको कुछ लेयर्स भी दिखाई देंगी, राइट। और इन लेयर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस ही मिलेंगी, ठीक है। अब इसको होल्ड कौन किए हुए, इसको होल्ड किए हुए है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द क्या है, अर्थ का, राइट। तो इसके कारण जो है हमारा एटमॉस्फेयर है। अब पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर बनता कैसे है, या कैसे हमारा जो है एटमॉस्फेयर बना। देखिएगा सबसे पहले क्या था, देखिए जब अर्थ जो है, अर्थ की जो इंटीरियर जो हम पढ़ चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जियोमॉर्फोलॉजी में जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, वो जब स्ट्रक्चर बन रहा था, जब अर्थ ठंडी हो रही थी, राइट, कूलिंग पीरियड चल रहा था जब अर्थ का, तो इस टाइम पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस जो है बाहर आ रही थी थ्रू वॉल्केनिज्म्स और अदर वे। तो अब इस वॉल्केनिज्म जब भी हुआ, तो हमने पढ़ा कि उसमें वाटर वेपर भी बाहर आए। हम पढ़ चुके हैं पहले जब हमने वॉल्केनिज्म किया था। तो वाटर वेपर भी आपके बाहर आ रहे हैं, CO2 भी आ रही है, हाइड्रोजन भी आ रही है, हीलियम भी आ रहा है, राइट, नाइट्रोजन भी आ रही है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस थी, वो अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकली हैं, राइट। अब देखिएगा जितनी भी ये गैसेस थी, इनमें से मैं आपको शुरू से बताता हूं। देखिए क्रस्ट, जब क्रस्ट ठंडी हो रही थी, तो इस क्रस्ट में ही क्या हुआ, वॉल्केनिज्म हुआ। वॉल्केनिज्म का प्रोसेस जो है शुरू हुआ, और इस वॉल्केनिज्म के कारण ही क्या हुई, अर्थ की डीगैसिंग हुई, डीगैसिंग हुई, राइट। और इस डीगैसिंग के कारण जो गैसेस निकली हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये ऐसी गैसेस थी जो बहुत ही क्या थी, लाइट थी, बहुत ही लाइटर गैसेस थी, राइट, बहुत ही लाइटर गैसेस थी। अब लाइटर गैसेस थी तो क्या हुआ, ये ऊपर तक ट्रेवल करेंगी, इसलिए ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या हो गई, एस्केप हो गई। जितनी ये लाइटर थी उतनी ये क्या हो गई, ऊपर तक चली गई। लेकिन जो आपकी CO2 या वाटर वेपर ये जो निकले, ये हैवी होने के कारण क्या हुए, लास्ट में इनका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। और कंडेंसेशन होने के कारण क्या होता है, यहां पे रेनफॉल होती है बहुत ज्यादा।
मैं और भी बताऊंगा इसको कि वाटर वेपर या ऑक्सीजन कैसे बने हैं, वो हम आगे लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप एक बार में ही समझ जाएंगे। देखिए, ऑब्वियसली एक्सेसिव अमाउंट में थी क्या, CO2, ये बहुत जो है सरप्लस थी, सरप्लस थी। लेकिन वाटर वेपर जब बाहर आया थ्रू वोल्केनिज्म, तो उसके कारण उसका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन होने के कारण क्या हुआ, क्लाउड्स बने और रेनफॉल शुरू हुई। रेनफॉल स्टार्ट हुई। अब जब ये रेनफॉल स्टार्ट हुई तो CO2 प्लस H2O, इनके बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुई। ठीक है, और इसने क्या किया, इस रेनफॉल ने जो एक्सेसिव अमाउंट था CO2 का एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको क्या कर दिया, पूरा वॉश आउट कर दिया, बहुत ही एक छोटे से अमाउंट में रह गया। उसको वॉश आउट करके किसकी फॉर्मेशन हुई, ओशियंस की फॉर्मेशन हुई। हमारे क्या बने, ओशियन बने। क्योंकि देखिए, जब रेनफॉल हो रही थी तो उस टाइम पे जितने भी डिप्रेस्ड पार्ट था अर्थ का, जो प्लेन नहीं था, जो डिप्रेशन में था, उसमें क्या हो गया, ये वाटर फिल हो गया, राइट। और इसी को हमने बाद में क्या बोला, ओशियंस। और यहां पे एक क्वेश्चन और निकलता है, मैं कुछ साल पहले की बात है, आपके जो सीटेट वगैरह के एग्जाम होते हैं उनकी मैं क्लास ले रहा था, और वहां पे एक क्वेश्चन आया था जो बच्चों ने मुझसे पूछा था कि लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ द CO2, कि सबसे ज्यादा जो है CO2 कहाँ स्टोर है। तो ये बात यहां मेरे को पता चली कि जो ओशियंस हैं, क्योंकि मैंने तो ये ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ था कि CO2 को वॉश आउट कर दिया किसने, रेनफॉल में, और पानी के साथ घुल के या पानी के नीचे दब के वो ओशियन में सबसे ज्यादा स्टोर है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ CO2, तो कौन है, ओशियंस है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ओशियंस के अंदर क्या है, CO2 जो है दबी हुई है, सिंक है एक। ठीक है, अब अब इसके बाद ये देखिएगा, तो ये हमने पढ़ा, हाइड्रोजन एंड हीलियम थे, अबंडेंस, लाइटर गैसेस थी, एस्केप हो गई। ठीक है, उसके बाद वॉल्केनिज्म हुआ, डीगैसिंग हुई, और नाइट्रोजन, सल्फर, वाटर वेपर, आर्गन, CO2, ये सारी बाहर आई। वाटर वेपर का क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, जिसके कारण रेनफॉल हुई। एक्सेसिव CO2 थी, वॉश्ड हो गई ओशियंस के अंदर रेनफॉल के थ्रू, राइट। ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, देखिए अब बात आती है कि ऑक्सीजन कैसे आए फिर। तो देखिए, ऑक्सीजन क्या था, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात चलती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात चलती है, तो इसका मतलब क्या है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। अब हमारा जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, और CO2 को क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन एनएरोबिक जस्ट इसके क्या होता है, अपोजिट होता है। और ऐसे एनएरोबिक कुछ बैक्टीरिया थे, लाइक साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो है सबसे पहले इवोल्व हुए, और इन्होंने जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, इन्होंने CO2 को कंज्यूम किया और ऑक्सीजन को रिलीज करना चालू किया। इस तरह से जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है क्या हुआ, आई। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा भाई प्लीज। देखिएगा, ऐसे जो है ऑक्सीजन आई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके बाद देखिएगा क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, बिल्कुल जो आपको इजी रहेगा। क्रोनोलॉजी की अगर बात आए, कभी भी आप भूल जाओ कि कब क्या कैसे क्या हुआ, तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एंड हीलियम आए। सबसे पहले हाइड्रोजन एंड हीलियम आए, उसके बाद एटमॉस्फेयर में आपकी आई अदर गैसेस थ्रू डी गैसिंग, नाइट्रोजन हो गई, CO2 हो गई, या वाटर वेपर हो गए। इसके बाद जो है
क्या आई? ऑक्सीजन आई थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अभी ऑक्सीजन के बाद अगर आप देखेंगे, जब आगे फ्यूचर लेक्चर में हम बात करते रहेंगे इसकी, तो आप पाएंगे कि सबसे लेटेस्ट गैस कौन सी है? O3, जिसको आप क्या बोलते हो? ओजोन गैस। ओजोन। ये ओजोन दो तरह की होती है। एक तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जो स्ट्रेटोस्फियर, जो हमारी सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, वहां पे पाई जाती है। और एक जो है सरफेस ओजोन भी होती है, आपके ग्राउंड पे भी बनती है। ये इन्वायरमेंट में भी आपको कई बार पढ़ाया जाता है। जो आपके सरफेस पे ओजोन गैस बन रही है, दैट इज डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ये हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम कर रही है, जो आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है। माइंड वेल, हार्मफुल रेडिएशंस, यूवी। क्योंकि यूवी रेडिएशन सारी की सारी हार्मफुल नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो हार्मफुल है उनको वो क्या कर देती है? फिल्टर कर देती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे भी हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो वो हम पढ़ते रहेंगे। देखिए, दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए कि क्या करते हैं ये एक तरह से ये पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। यूजेस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो क्या यूज है एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहली बात कि नेसेसरी है ये सारी गैसेस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स जो है वो इसको क्या कर रहे हैं? CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं और O2 क्या कर रहे हैं? बाहर दे रहे हैं। और जो कुछ एनिमल जो है रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और एक्सेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा, यही ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जो है, यही हमें क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द यूवी रेज, कॉस्मिक रेज एंड सोलर रेडिएशंस। लास्ट पॉइंट को आप पढ़िएगा, ये आपके काम का पॉइंट है फ्रॉम द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब देखिए, आज आप देखेंगे तो अभी आपका जो टेम्परेचर मिलेगा आपको, लेट सपोज बारिश होने की वजह से आज थोड़ा सा कम है, फिर भी हम रफ मान लेते हैं, लेट सपोज कि वो 30 डिग्री सेल्सियस है। और नाइट टाइम पे यही कितना हो गया? 18 या 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो ये आपका आज का मान लीजिए क्या है? मैक्सिमम है, और ये आज का क्या है? मिनिमम है, ठीक है। लेकिन जब आप एवरेज निकालते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। इसको कम करना है और इसको ज्यादा करना है, जब आप एवरेज निकालेंगे तो इसके बीच में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जब आप देखते हैं हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है जिसमें कि ये बेस्ट फंक्शन करती है, वो है इसका 15 डिग्री सेल्सियस। ये इसका एवरेज होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने बर्निंग कर दी फॉसिल्स की, या फिर ये लगा लीजिए जो पेड़ पौधे काट रहे हैं हम, जो रेनफॉल पैटर्न है वो बिगड़ गया है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उस सारे की हम बात करेंगे हालांकि आगे चल के। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इस 15 डिग्री सेल्सियस को हमने बढ़ा के कितना कर दिया है? 16 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 16 डिग्री सेल्सियस आसपास जो है हमारा टेम्परेचर जो है एवरेज है अर्थ का आज के दिन। तो हमने इसको बढ़ा दिया है। अब बढ़ गया है तो क्या हो गई? वार्मिंग इफेक्ट आएगा अर्थ पे, ठीक है। वार्मिंग इफेक्ट आएगा। तो अब ये ऐसा होता क्यों है वो मैं बताता हूं आपको, देखिएगा। लेट सपोज कि ये जो है आपका सरफेस है, और इसके ऊपर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट क्या है? गैसेस हैं। लेट सपोज कि ये जो है CO2 है, ये जो है आपका वाटर वेपर है, ये जो है आपकी कोई अदर गैस है, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। मेजरली मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सन से क्या हुआ कि जब सोलर रेडिएशन आ रही है, तो ये क्या करती हैं? ये सारी गैसेस,
ये सारी गैसेस क्या कर रही हैं, ये सारी गैसेस इसको अंदर तक आने दे रही हैं। ठीक है, ये सारी गैसेस इसको ट्रांसपेरेंट है, ये इंसोलेशन के लिए। सोलार रेडिएशन के लिए कैसी है, सोलार रेडिएशन के लिए कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, ये आने देती है। लेकिन जो फिर अर्थ क्या करती है, पूरा एब्जॉर्ब किया और रात को या इवनिंग टाइम से ही वो उसको रेडिएट बैक करती है, उन सारी रेडिएशंस को। वरना अगर हम पूरी इस इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करते रहे तो अर्थ क्या बन जाएगी, एक फायरबॉल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिन के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ेगा, रात के टाइम पे अर्थ जो है उसको रेडिएट बैक करती है। तो जब अर्थ इसको रेडिएट बैक करती है तो ये क्या करती है, तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये उसको कुछ हद तक एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये फुली ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कुछ अमाउंट तो एस्केप हो जाता है, कुछ अमाउंट, लेकिन कुछ अमाउंट जो है क्या हो जाता है, यहां पे ही क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, अब एक कंडीशन और लगा के देखते हैं। अगर सारी आ गई और बाहर नहीं गई तो फायरबॉल बन गई, और अगर सारी रेडिएट बैक कर दी तो नाइट टाइम पे टेम्परेचर हो सकता है आपका -200 डिग्री सेल्सियस में -300 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। ठीक है, जैसा कि अदर प्लेनेट के केसेस में आपने देखा, क्योंकि वहां पे ये सारी गैसेस नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए आप जैसे वीनस का एग्जांपल लें, तो वीनस का आप पढ़ेंगे कि डे टाइम पे जो उसका टेम्परेचर है 475 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। क्या हमारी अर्थ का पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये एक बैलेंस बना के रखती है कि आना कितना है। यूवी रेज को तो ऊपर ओजोन ने फिल्टर कर दिया, यहां पे ओजोन ने ही फिल्टर कर दिया था और उसको बाहर भेज दिया था। कुछ जो है रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसपेरेंट रही, CO2 वगैरह, वाटर वेपर वगैरह या अदर गैसेस, तो ये पहुंचे यहां पे। अर्थ को जितनी एनर्जी चाहिए थी उसका यूज किया, प्लांट्स ने, एनिमल्स ने, ह्यूमंस ने, जिसने भी जो करना था। उसके बाद ये क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, रेडिएट बैक कर दिया। लेकिन ये फुली रेडिएट बैक नहीं हो पाता है, ताकि टेम्परेचर जो है माइनस में ना जाए, और इसके बाद कुछ अमाउंट चला जाएगा और कुछ अमाउंट जो है यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सारी जो गैसेस हैं एब्जॉर्ब करती हैं, क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें एब्जॉर्बेंट गैसेस भी बोला जाता है। तो इसी तरह से ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमारे लिए एक ऐसे ब्लैंकेट का काम करती हैं, एक ऐसे ब्लैंकेट का काम करती है जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को, क्या करता है, मेंटेन करता है। ना तो फायरबॉल बने और ना ही एक आइस बॉल बने। ठीक है, अब पढ़िएगा इस लाइन को, लास्ट वाली को, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ 15 डिग्री सेल्सियस। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है प्रकृति ने हमें इस तरह बना के दिया था कि 15 डिग्री सेल्सियस जो है एक रहना चाहिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, लेट सपोज कि हमने यहां पे जो है बायोमास बर्निंग कर दी है। लेट सपोज कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आग लगा दी है, फॉरेस्ट फायर हो गया या कुछ भी हो गया, या आप ये जो पराली जलाते हैं हमारे हरियाणा पंजाब के किसान जो हैं, अब इसके कारण क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। और इस स्मोक में जो आप देखेंगे CO2 वगैरह काफी लार्ज अमाउंट में निकलेगी। इसका मतलब ये है कि जो CO2 अर्थ ने हमें 0.03% दी थी, ये जो है क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर किसकी, CO2 की, ये जो हमें अर्थ ने या हमारी प्रकृति ने हमें बना के दी थी, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, CO2 ऐड करते जा रहे हैं। हमने और बर्निंग की और कर दिया, हमने और बर्निंग की और कर दिया। या फिर एक गैस होती है CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड। ठीक है, जो आपके AC या फिर रेफ्रिजरेटर्स या जेट्स वगैरह में डाली जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अब हम इसको क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। आप AC चला रहे हो, ऐड होती जा रही है ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है,
कि ये आने वाले के लिए तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के तो फिल्टर कर ही रही है, लेकिन जो बाहर जाती थी जो अमाउंट, अब उसको ये मैक्सिमम ब्लॉक कर पा रही है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, अब ये एवरेज टेम्परेचर जो है क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसी को आप क्या बोल रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हो। उसी को क्या बोल रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये 15 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया, 16 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। प्लीज एक बार यस नो बोल दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्लीज, अगर यहां तक क्लियर है, ये कंसेप्ट जरूरी था अभी बताना मुझे। आज क्लास लंबी लेंगे, मैं घर पे ही हूं, घर से ही लाइव कर रहा हूं। ओके, देखिए, अब आगे चलते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को लेके, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे गैसेस। हालांकि मैंने तीन चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, लेकिन ये हैं दो ही। क्योंकि वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर एक ऑल्सो क्या है, गैस है। एक ऑल्सो क्या है, गैस है। ये भी एक तरह की क्या है, गैस है, जो गैसीय स्टेट में है। वाटर वेपर जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो गैसीय स्टेट में चला जाता है। तो इसको भी मैं कहां मिला के पढ़ाऊंगा, गैसेस के अंदर ही पढ़ाऊंगा। और दूसरी या तीसरी चीज आप जो लगा के चलेंगे वो हम पढ़ेंगे डस्ट पार्टिकल्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि क्लाइमेटोलॉजी के अंदर डस्ट पार्टिकल की जितनी इंपॉर्टेंस है, इतनी किसी भी चीज की नहीं है। और ये डस्ट पार्टिकल आपको, इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इनका जो रोल है क्लाइमेट को, ये वेदर को अफेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे, देखिए जी। तो ये सारी जो है आपकी क्या है, गैसेस हैं। एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट गैसें है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, ठीक है। जिसका प्रोपोर्शन कितना है, 78.03%, या आप मैक्सिमम बोल सकते हैं, या एक रफ अमाउंट में बोलना है तो 78%। माइंड वेल की आप एचसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत से रफ क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, कई बार एग्जैक्ट पूछ लेते हैं, तो एग्जैक्ट भी आप प्लीज याद रखेंगे इसको। ठीक है, कि 78.03% है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अबंडेंट गैस जो है वो आपको मिलेगी ऑक्सीजन, जो 20.99% है। रफली अगर पूछा जाए तो 21%। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आती है आर्गन, जो एक इनर्ट गैस भी है, मैं बाद में अभी बताता हूं आपको क्या होता है ये। 0.93%। फिर है CO2। देखिए, अब ये चार जो हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार कैसे निकलते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड निकलते हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहां पे निकलेंगे, और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, नो एसी। ठीक है, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए से आर्गन, और सी से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको प्लीज ऐसे करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके बाद जो आप देखेंगे फिर जो है नियोन है, ठीक है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन है, जिनोन है, ओजोन है सबसे लास्ट में। ठीक है, इनर्ट गैस इनमें से कौन कौन सी हैं, ये आपकी आर्गन हो गई, उसके बाद क्रिप्टन हो गई, जिनोन हो गई, ठीक है, और नियोन हो गई, ठीक है, हीलियम हो गई। ये सारी आपकी क्या है, इनर्ट गैस है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना प्लीज। तो ये हमारी कंपोजिशन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2। ये चार तो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन निकल आता है यहां से भी। तो देखिएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपकी मोस्ट अबंडेंट है, हम पढ़ चुके हैं, जो कि कितनी थी, 78% के आसपास थी। ठीक है, कलरलेस गैस है, आपको दिखेगी नहीं, इतनी सारी एटमॉस्फेयर में है, कहीं आपको विजिबल नहीं होगी ये, कि ये जो है नाइट्रोजन गैस है। ऑर्डरलेस है, आप स्मेल नहीं कर सकते हो इसको। ठीक है, टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है,
प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फ्लेमेबिलिटी, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज की जाती है, राइट। ठीक है, जब भी आग लग जाती है, अगर हम नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं वहां पे, तो क्या होगा, आग जो है बुझ जाएगी। इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे, O2 जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, मतलब एज ए गैस नहीं होती, लेकिन वो स्पीड अप करती है आग को। अगर कहीं आग लगी है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो आग जो है कंटिन्यूअसली जलती रहेगी। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ है नाइट्रोजन का, तो प्रोटीन सिंथेसिस के तौर पे इसका यूज किया जाता है, प्लांट्स जो है इसको करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रफली एक बार आंखों के सामने से निकल जाएगा तो आप याद रहेगा आपको। स्ट्रेच कहां तक मिलती है ये आपको एटमॉस्फेयर में अप टू 120 किलोमीटर तक मिलेगी। ठीक है, अप टू 120 किलोमीटर इन हाइट, आप ऊपर तक चले जाइए, नाइट्रोजन आपको मिलेगी वहां पे। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, 21% के आसपास या 20.09% के आसपास। कलरलेस है, ये भी ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ठीक है, अब आपको पता ही है रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये मैंने बता ही दिया था आपको, सपोर्ट्स इन्फ्लेमेबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेच 100 किलोमीटर तक आपको मिलेगी, लेकिन जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इसकी, देखिए जैसे ये आपका सरफेस हो गया, इससे ऊपर जब आप 16 किलोमीटर तक जाएंगे तो इसकी कंपोजिशन या कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, लेकिन इसके जो ऊपर आप 100 किलोमीटर तक जाएंगे यहां से, तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी, और रफली मिलेगी, बिल्कुल रेरिफाइड होगी। ऐसा नहीं है कि लार्ज कंसंट्रेशन है जैसे कि हमारे सरफेस के नजदीक रहती है ये। ठीक है, आर्गन थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट इनएक्टिव इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या होती है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसका जो ऑक्टेट है, आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ऑक्टेट वगैरह इनमें, कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं। हमारे लिए यहाँ पे ज्योग्राफी में काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट रहता है, इसलिए ये किसी के साथ भी जो है क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं होती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, फ्लोरोसेंट जो लाइट ट्यूब्स होती है, बल्ब आते थे जो पहले, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, तो पहले जो बल्ब आते थे वो येलो कलर की जो लाइट देते थे हल्की, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा मिलती थी। ठीक है, या फिर जो आपकी ट्यूबलाइट्स होती थी जो पहले, जो एक रॉड टाइप होती थी, उनके अंदर भी ये मिलती थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है CO2, मोस्ट हैवीएस्ट गैस है। देखिए ये हमने ग्रीन हाउस गैसेस का जब मैं कंसेप्ट बता रहा था, जब भी बताया था, हैवीएस्ट होने के कारण ये अगर आपका सरफेस है तो इसकी कंसंट्रेशन ग्राउंड के नजदीक ही मिलेगी आपको। ठीक है, और इसीलिए ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ जो रेडिएट बैक कर रही थी, उसको यहीं पे एब्जॉर्ब करे रखती है। ठीक है, प्रेजेंट इन लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, प्लांट जो है CO2 यूज करते हैं, आपको पता है, ये बहुत छोटा सा बच्चों वाली चीजें हैं ये सारी। मेंटेन्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे ये जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, और आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ये क्या है, ओपेक है। फुली ओपेक तो नहीं है, लेकिन मोस्टली ओपेक है। क्लियर है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। ओजोन की, देखिए O3 इसका फॉर्मूला है, इसलिए इसको ट्राई ऑक्सीजन भी बोला जाता है। और ब्लू कलर की ये गैस है जिसकी एक पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल का मतलब एक जैसे सड़ी हुई है। ठीक है, बहुत ही फॉल स्मेल है, राइट। स्ट्रेच जो इसको मिलेगा आपका, ये मिलेगा आपको 15 से 50 किलोमीटर। जो आपकी सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें ये जो है एक्चुअल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में आपको ये मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ठीक है, 15 से 35। एब्जॉर्ब क्या करती है ये, अल्ट्रा वायलेट रेज को, यूवी रेज को, लेकिन कौन सी, ए एंड बी। ए एंड बी जो है आपकी क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, और सी एंड डी देखोगे तो वो हार्मफुल नहीं होती हैं।
ए एंड बी जो स्किन कैंसर कर देती है या अदर उसके इल इफेक्ट्स हैं, उसको ये क्या करती है, फिल्टर कर देती है और ऊपर ही रखती है। ठीक है। अब बात ये होगी कि ये बनी कैसे। तो देखिए, इसके जो अगर बनने की बात जहां तक है, देखिएगा क्या है, ये आपका क्या है, ये ऑक्सीजन थी। ठीक है, ये ऑक्सीजन थी। अब ये ऑक्सीजन क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन, इससे रिएक्ट होके या उसके प्रभाव में आके क्या होता है, ये फ्री हो जाता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जहां पे ये फ्री मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फ्री मॉलिक्यूल को ले लेता है और ये ऐसे बनाता है क्या, O3। ठीक है, O3। तो ऐसे ही आपकी जो है ओजोन गैस बनेगी, ऐसे ही आपकी क्या बनेगी, ओजोन गैस बनेगी। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूटते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन ये आगे हम और ज्यादा पढ़ेंगे इसको, पूरा जब ये ओजोन होल के बारे में बात करेंगे, कैसे ये घट रहा है, बढ़ रहा है, रिकवर हो रहा है, उसकी सारी बातें करेंगे, वहां पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन की जो हम बात कर रहे हैं कि ओजोन परत में एक छेद हो गया, आपने कई बार सुना होगा, लोकल डिस्कशन होता रहता है लोगों के बीच में। तो वो क्या है, वो ये है कि जो ये O3 मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हो रहा है, एक O2 बन जा रहा है और एक रिलीज हो जा रहा है ऑक्सीजन। तो हमने देखा था कि बनी भी कैसे थी, O2 प्लस O मिलके क्या बने थे, ओजोन बनी थी। और इसका जब रिवर्स हो जाए, इसका जब रिवर्स हो जाए, O3, O3 से क्या बन जाए, ये आगे चल के O3 से क्या बन जाए, O2 प्लस O बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि वो वहां से क्या होता जा रहा है, कटता जा रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो पा रहा है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये डाला जाता है किसमें, सुपरसोनिक फ्यूल कंबशन के तौर पे। जो आपके सुपरसोनिक जेट प्लेन्स हैं, उनके अंदर ये फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। और यहां आप ये ऊपर पिक्चर में जब आप देखेंगे, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये देखिए, ये जो धुआं सा जो फेंक रहा है, ये आपने कई बार ऐसे रॉकेट जाता है तो दिखता है कि पीछे जैसे एक लाइन सी छोड़ता जा रहा है वो। ठीक है, तो वो जो है, वो ये क्या करता है, ये इस O3 को तोड़ने का काम करता है। यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया था ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब इसकी प्रेजेंस में आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन, सॉरी, जो ओजोन है ये टूटने का काम करेगी। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी कहां पे है, एसी में है, इन रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में है। तो वो सारी गैसेस हमारे लिए डेंजरस हैं, इसलिए आज गवर्नमेंट उसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढ रही है या उसको बैन करवाने की बात कर रही है। इसलिए बोला जाता है कि एसी के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इसको जस्ट ए सेकेंड। जी मैम बताएं। हेलो, हेलो। आई थिंक गलती से हो गया होगा ये। ठीक है, तो मेन बात आपको, CFC कहां पे यूज होती है आपकी, एसी, रेफ्रिजरेटर एंड एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं, देखिए, जो स्प्रे के तौर पे आप यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें स्प्रे में जो प्रेशर बनाया जाता है, जो एकदम से बाहर की तरफ निकलता है, उसको, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, CFC यूज की जाती है, जो आपके परफ्यूम्स वगैरह में भी होती है। अब अगर ओजोन डिप्लीशन होगी,
तो इसके कारण आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सबसे बड़ी बीमारी जो आज देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है आपकी स्किन कैंसर। क्लियर है? स्किन कैंसर यहां पे रहती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाटर वेपर। वाटर वेपर आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा जिस वे में हम क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेन बात क्या है कि ये जो सारी गैसेस हमने अभी तक पढ़ी हैं, चाहे उसमें आपकी नाइट्रोजन रही हो, ऑक्सीजन रही हो, या ओजोन रही हो, या CO2 रही हो, ये एक फिक्स्ड लिमिट है इनकी। ये क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन वाटर वेपर को जब आप गैस के तौर पे पढ़ते हो, वाटर वेपर को जब आप एक गैस के तौर पे पढ़ते हो, तो जब ये गैसियस स्टेट में जाता है वाटर वेपर, तो इसकी पहली बात तो कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ये जो है क्या है? हाईली वेरिएबल गैस है, हाईली वेरिएबल गैस है। ठीक है, वेरिएबल गैस है। और दूसरी बात कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन आपकी फर्स्ट लेयर के अंदर ही है, और फर्स्ट लेयर में भी जो है ग्राउंड के नजदीक आपको मिलेगी, ग्राउंड के नजदीक आपको मिलेगी। बहुत ज्यादा ऊपर तक आप जाएंगे तो वाटर वेपर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन इसका हो जाता है, और कंडेंसेशन होके क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड से भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्लाउड जो जो वेदर एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करते हैं, वो जो है मैक्सिमम आपके 6 to 8 किलोमीटर तक है ऊपर। लेकिन इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर आपको मिले तो गए, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे कि स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कैसे बनते हैं या मेसोस्फेरिक क्लाउड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर के बारे में अब हमें क्या पढ़ना है कि सबसे बड़ी बात तो ये 2% ऑफ द एटमॉस्फेयर है। जितनी भी गैसेस हम पढ़ रहे हैं, जितना भी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, उसका कितना है? 2% के आसपास है। अब प्रेजेंट मोर इन ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड रीजन। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। अगर ये मेरी अर्थ है, और ये यहां पे क्या है? इक्वेटर है, और ये आपकी ट्रॉपिक है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया। अब देखिए, मैक्सिमम इंसोलेशन जो सन से आ रही है, वो हीट कहां पे दे रही है? सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स में दे रही है। तो ट्रॉपिक्स, ये एरिया आपका हीट सरप्लस हो गया, हीट सरप्लस हो गया। और हीट सरप्लस होने के कारण यहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? वेपराइजेशन होगा। ठीक है, तो वाटर वेपर जो मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा इसी एरिया में मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर पोल की तरफ जाएंगे, चाहे वो आपका नॉर्थ पोल हो, चाहे वो आपका साउथ पोल हो, यहां पे टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर वेपर नहीं मिलेंगे। वाटर वेपर या वाटर किस स्टेट में मिलेगा आपको? सॉलिड स्टेट में मिलेगा या आइस में मिलेगा। ठीक है, और यहां पे जितने भी ओशियंस हैं ट्रॉपिक्स एरिया में, यहां पे क्या होगा? हीट सरप्लस होने के कारण वाटर वेपर सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो 90% ऑफ द वाटर वेपर फाइंड अप टू 5 किलोमीटर इन हाइट। मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो है ग्राउंड के नजदीक ही मिलेंगे और फर्स्ट लेयर के अंदर ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसी में है। ये अप टू 20 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, अप टू 20 किलोमीटर। अब इफेक्ट्स ऑफ द वेदर ऑफ ए प्लेस एज इट्स फॉर्म्स क्लाउड। देखिए, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं किसमें? क्लाउड बनाने में। ठीक है, क्योंकि क्लाउड जो बनता है वो किसका बनेगा? यही वाटर वेपर क्या करते हैं? कंडेंस होके क्या करेंगे? आइस पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे, और वो आइस पार्टिकल जब एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, उसी को आप क्या बोलते हो? क्लाउड्स बोलते हो। ठीक है, like CO2, like CO2, it produces ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखा, ये आ गया ना यहां पे कि आने वाली, लेट सपोज कि यहां पे कंसेंट्रेशन थी इसकी, यहां पे कंसेंट्रेशन थी,
तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसको ट्रांसपेरेंट है, उसके लिए तो उसके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है। यही हमने ग्रीन हाउस गैसेस का पढ़ा है। लेकिन जो आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो धरती रेडिएट बैक कर रही है, उसको ये क्या कर रही है, वापस मोड़ दे रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, और उसमें अगर आपको ऑप्शन दिया गया हो वाटर वेपर, तो आपको सबसे ज्यादा अबंडेंट लगाना है वाटर वेपर। ठीक है? लेकिन अगर उसमें वाटर वेपर नहीं है, तब नेक्स्ट आपको लगाना है CO2, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। राइट? अगर वाटर वेपर ऑप्शन में, प्लीज गो फॉर इट। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारा डस्ट पार्टिकल। देखिएगा, ये बहुत जरूरी है हमारे क्लाइमेट में, सबसे ज्यादा जरूरी। डस्ट पार्टिकल देखिएगा क्या करते हैं। फाउंड इन द लोअर लेयर, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही आपको मिलेंगे ये। और ये इसके सोर्सेस क्या हैं? एक तो डस्ट जो हमारी अर्थ से सरफेस से ही जा रही है, एक ओशियन सॉल्ट, ओशियन के ऊपर से हवाएं चलती हैं जो क्या करती हैं, सॉल्ट को पूरी हवा में उड़ा देती हैं, किनारे से पूरा सॉल्ट को ऊपर ग्रेट हाइट तक लेके जाती हैं। ठीक है? मड, स्मोक, ऐश, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये डस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि काम क्या करते हैं ये, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पे काम करते हैं। मैं बताता हूं क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। देखिएगा, लेट सपोज कि ये एक डस्ट पार्टिकल है, ये एक डस्ट पार्टिकल है, ये एक डस्ट पार्टिकल है, ये एक, ठीक है? ये क्या है, डस्ट पार्टिकल है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए हैं। राइट? अब देखिएगा क्या होगा। अब जो वाटर वेपर था, वाटर वेपर को कंडेंस होने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आपने देखा होगा, कई बार एक्सपीरियंस किया हो, जब हमारे यहाँ पे फोग गिरती है विंटर मंथ्स में, तो देखा होगा कि या तो वो पेड़ के पत्तों पे आपको जमी मिलेगी या घास पे जमी मिलेगी, जिसे आप बोलते हैं कोहरा गिरा हुआ है। ठीक है? या जब आप चलोगे फोग के अंदर, तो आप पाओगे कि आपकी बोहों पे या आपके बालों पे, ठीक है, ऐसे चिपक जाती है वो। तो उसको कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ऐसे ही ये डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर वेपर क्या करते हैं, ऐसे कंडेंस हो जाते हैं। ऐसे क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है? और ऐसे कंडेंस हो होके ये क्या बनाएंगे, आइस पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, वाटर वेपर ही। ठीक है? ठीक है? ये हम कब बनाते थे भाई, फर्स्ट क्लास की आर्ट थी हमारी ये, है ना? ऐसे ऐसे फूल बनाते थे नर्सरी में, LKG में, फर्स्ट में। ठीक है? ऐसे कंडेंस हो गया। अब ऐसे कंडेंस होके ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से चिपकते हैं। ठीक है? ये ऐसे क्या करेंगे, चिपकेंगे। और जब ये कंसंट्रेशन एक जगह हो जाएगी, जब ये कंसंट्रेशन एक जगह हो जाएगी, तो इसी कंसंट्रेशन को आप बोलते हो क्लाउड, जो बाद में क्या करता है, रेनफॉल और स्नोफॉल, रेनफॉल और स्नोफॉल डिपेंडिंग ऑन द, डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड टेम्परेचर। स्नोफॉल होगी कि रेनफॉल होगी कि हेलस्ट्रोम आएंगे, ये सारा डिपेंड करता है कि ग्राउंड टेम्परेचर कितना है। ठीक है? ऊपर से तो बर्फ के गोले ही गिरते हैं, नीचे आते आते वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आगे क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है? तो अब समझे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, कि ये जो रेड कलर का जो डस्ट पार्टिकल आप देख रहे हैं,
ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया है वाटर वेपर के लिए, जिसपे वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, और कंडेंस होके ऐसे आइस पार्टिकल में चेंज होके ये सारे इकट्ठे होंगे, जिसको आप क्लाउड बोलोगे, और बाद में रेनफॉल स्नोफॉल होगी। क्लियर है? अब रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशंस क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था एक लेक्चर पहले, क्या पढ़ाया था, अल्बेडो। अल्बेडो, अल्बेडो का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ इंसोलेशन। देखिएगा क्या हुआ कि ये जो क्लाउड है, ये एक्चुअल सरफेस इसका कैसा है, व्हाइट, और ऊपर से जो इंसोलेशन आ रही है, ऊपर से जो इंसोलेशन आ रही है, इसको ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, जो क्लाउड की अल्बेडो बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। ठीक है, इसलिए हमने देखा था कि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, जबकि ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। अगर अर्थ पे जो टेम्परेचर पढ़ा था हमने, या ओशियंस का जो टेम्परेचर पढ़ा था। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, दे एमिट शॉर्ट वेव्स ब्लू अपॉन स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट ऑन डस्ट पार्टिकल। देखिएगा क्या बात कर रहा है ये। देखिए, ये बोलता है कि ये जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ब्लू कलर जो है वो स्काई का, वो किसकी वजह से है, वो क्यों है, ये पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर होगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या सनराइज या सनसेट के टाइम पे जो सन का जो कलर रहता है वो रेड क्यों रहता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये डस्ट पार्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं, ये लास्ट जो पॉइंट है, देखिएगा, ये डस्ट पार्टिकल एक प्रिज्म के तौर पे काम करता है। प्रिज्म देखा होगा आप सभी ने, जिससे क्या होता है, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है जब पास करती है इस डस्ट पार्टिकल से, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स दिखाती है। क्लियर है? एक आपको येलो दिखेगी, एक आपको रेड दिखेगी, एक आपको वाइट दिखेगी। ठीक है, और आपको जो है ब्लू भी दिखेगी। तो ये जो है लाइट ऐसे एमिट होती है, आपने सुना होगा विबग्योर वगैरह करके। ठीक है, तो इसको ये ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए स्काई का कलर हमें कैसा दिखता है, ब्लू कलर का। कौन कर रहा है ये डस्ट पार्टिकल ही कर रहे हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स ही कर रहे हैं, राइट। मैम समझ आ रहा है आपको? प्लीज मुझे बताएं एक बार जल्दी, एक बार कमेंट करें आप हैं या नहीं। ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल जो है ऐसे जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, जिसके कारण जो है ब्लू कलर दिख रहा है हमारे स्काई का। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको लेके। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड आर्गन, ये सारी कैसी हैं, परमानेंट गैसेस हैं, जो एक फिक्स्ड लिमिट में, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में यहां पे क्या है, बनी हुई है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन वाटर वेपर, CO2 एंड O3, ये सारी क्या है, वेरिएबल गैसेस हैं या ग्रीन हाउस गैसेस हैं। वेरिएबल क्यों है, CO2 और O3 भी, या आप सिर्फ CO2 को लगा के चलिएगा, CO2 को अगर जब आप देखते हैं तो CO2 भी एक फिक्स्ड लिमिट के अंदर ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हम बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, या और अदर मटेरियल्स को जब आप बर्न करते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऐसी कुछ गैसेस करते हैं, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कहने का मतलब CO2 जो है ऐड होती जा रही है एटमॉस्फेयर में,
और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस बनती जा रही है। ठीक है। वाटर वेपर मैंने आपको बता ही दिया, सनलाइट बहुत ज्यादा होगी तो आपकी भाप जो है ज्यादा बनेगी और आपके यहाँ पे वाटर वेपर आपको ज्यादा बनने को मिलेंगे। ठीक है। O3 का भी सेम है कंसेप्ट, CFC आपने ज्यादा एमिट किया तो CFC ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन O3 ओजोन जो है टूटेगी या किसी कंडीशन में वो बनेगी, वो हम आगे देखेंगे अभी हमारे लिए। तो मेरा मतलब ये था कि परमानेंट गैसेस आपने पढ़ ली और वेरिएबल गैसेस आपने पढ़ ली हैं। अब इनर्ट गैस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं पहले भी कि इनर्ट गैस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जो फर्स्ट जो इनर्ट गैस है दैट इज आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। ठीक है। ये सारी गैसेस जो हैं क्या है, इनर्ट गैस है। रेडॉन के बारे में मैंने आपको बताया था अर्थक्वेक में, जब मैंने अर्थक्वेक आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो कौन सी गैस निकलती है धरती से, रेडॉन गैस। ठीक है। दे डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी, सिंगल यूनिफाइड गैस के तौर पे काम करती हैं वो। ठीक है। और एवरेज टेम्परेचर जो है नाउ 16 डिग्री है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। क्लियर है। अब लेयर्स हैं, तो लेयर्स जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा।